गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और खूब अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं विशाखा जायसवाल, आपका डीएनए एप्लीकेशन। डीएनए एप्लीकेशन हम यहाँ पर आपको पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ डीएनए एप्लीकेशन के जो एंजाइम्स हैं, हम लोगों ने डीएनए सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लिया था। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एमआरएनए से हम लोग जब प्रोटीन बनाते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ये हम लोगों ने तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ ही लिया था। बट आज हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे। मैं पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की पूरी सीरीज आपको शुरू करने वाली हूँ और मैं वहां पर पूरा ही आपको रेप्लिकेशन, रिपेयर, म्यूटेशन पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी कि क्या होता है। बट इसको शुरू करने से पहले जो अब बच्चों को समझ नहीं आता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, क्योंकि हम लोगों ने जान ही लिया है कि डीएनए रेप्लिकेशन की जब भी बात करोगे आप, तो यहाँ पर आप डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हो। बट आपको ये नहीं पता होता कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में दोनों में एक ही होता है या फिर सेम होता है, या फिर जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो क्या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हम वहां यूज करते हैं, तो क्या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी आपका वही होता है जो यूकैरियोट में यूज करते हो, वही प्रो में भी करते हो? तो नहीं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। और दूसरी जो आपकी प्रॉब्लम आती है बच्चों की, वो हमेशा ये आती है कि मैम यहाँ पर प्रोकैरियोट डीएनए पॉलीमरेज और यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज में क्या डिफरेंस है? क्योंकि जब आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसमें लिख नहीं पाते हैं कि प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम और यूकैरियोट में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो दोनों ही आपको क्या लगता है, सिमिलर लगता है। बट ऐसा नहीं है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो हैं वो प्रो और यू में सेम है। और ऐसा भी नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन जब आप पढ़ोगे तो आप वहां पर आरएनए पॉलीमरेज पढ़ोगे तो क्या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपका ट्रांसक्रिप्शन के प्रो और यू में सेम है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आज हम आपको पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं। हम आपको डीएनए रेप्लिकेशन जब शुरू करेंगे तो पूरा लाइन बाय लाइन बताएंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, आप प्रोकैरियोट के केस में क्या बोलोगे, यूकैरियोट के केस में क्या बोलोगे। लेकिन आपको अभी फिलहाल इतना तो पता है, क्योंकि हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्लासेस कर रखी हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि डीएनए सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी हम लोग डीएनए की बात करते हैं, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं, और जब डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से आपकी प्रोटीन बनती है तो आप उसको क्या कहते हो, ट्रांसलेशन। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, है ना बेटा, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक और चीज पढ़ रखा था, वो भी हम आपको यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब भी हम लोग पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन, तो वहां रेप्लिकेशन में आप पढ़े थे कि कौन सा एंजाइम यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज। जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे तो वहां पर आप पढ़ोगे कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। जब आप प्रोटीन पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि राइबोसोम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है डीएनए पॉलीमरेज, उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको नॉर्मली आप क्या कहते हो, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये जब आप डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हो, तो अगर हम सेल साइकिल की बात करेंगे तो सेल साइकिल में हम डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में देखते हैं, क्योंकि आपको पता है सेल साइकिल जो आपकी होती है, अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो 24 आवर्स की सेल साइकिल चलती है। उसकी भी मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है, जस्ट उसके पहले आप उसको देख सकते हो। तो वहां पर हमारा कितने फेजेस होते हैं, G1, S, G2, M। तो यहाँ पर जो रेप्लिकेशन होता है वो किस फेज में होता है, एस फेज में होता है, ठीक है। और स्टोन की प्रोटीन की सिंथेसिस, स्टोन जो कि डीएनए को न्यूट्रलाइज करती है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों का चार्ज न्यूट्रल करने के लिए आपका स्टोन प्रोटीन आती है जो कि माइनर ग्रुप से बाइंड करती है। यहाँ पर डीएनए की जो सिंथेसिस हो रही है, जो एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस आप देख रहे हैं, वो एस फेज में रेप्लिकेशन होता है और स्टोन की सिंथेसिस होती है। बट जो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, बहुत से बच्चों को लगता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आपका एस फेज में बनता है, क्योंकि रेप्लिकेशन तो वहीं पर होता है एस फेज में। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि G1 फेज जो है आपका, वहां पर ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बन जाता है। इस पे भी क्वेश्चन आए हैं, और डीएनए सिंथेसिस कहाँ होती है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन है एंट्रेंस के, मैं उस एंट्रेंसेस के क्वेश्चन लेते हुए ही आपको पढ़ाती हूँ, ताकि आपको जब भी सॉल्व करो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो G1 फेज में बनता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी रेप्लिकेशन होगा, मान लेते हैं कोई गेस्ट आ रहा है,
तो वो गेस्ट आने से पहले ही हम क्या प्रिपेयर करते हैं, उनका नाश्ता या खाना प्रिपेयर करते हैं। वो आ जाते हैं तब हम नहीं प्रिपेयर करते। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये रेप्लिकेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, एंजाइम है। तो इसको हम रेप्लिकेशन करने के लिए पहले ही बना लेंगे G1 फेज में, ताकि वो S फेज में जब भी आए तो इजिली आपका क्या कर सके, रेप्लिकेशन कर सके। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरी बात याद रखेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है। ये टेम्पलेट डिपेंडेंट, नॉन टेम्पलेट डिपेंडेंट क्या होता है, या सेंस एंटी सेंस स्टैंड क्या होता है, क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड को आप एंटी सेंस स्टैंड भी बोलते हो और प्लस से भी डिनोट करते हो। टेम्पलेट कहने का मतलब होता है जिसको हम देखकर बन रहे हैं। जैसे रेप्लिकेशन हुआ होगा, जैसे आप बोलते हो डीएनए का रेप्लिकेशन, हम यहाँ पर पढ़ा तो नहीं रहे डिटेल में, लेकिन फिर भी बता रहे कि अगर हम रेप्लिकेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे डीएनए की, तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो ये हमारा पेरेंट स्टैंड है, ये हमारा पेरेंट का स्टैंड है। और इस पेरेंट स्टैंड को देख करके क्या होगा, इस पेरेंट स्टैंड को देख करके हमारी क्या बनती है, डॉटर स्टैंड बनेगी। ठीक है, डॉटर स्टैंड का फॉर्मेशन होगा पेरेंट स्टैंड को देख करके। तो ये जिसको देख करके हम बनते हैं उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी पेरेंट स्टैंड का जो स्टैंड है वो भी टेम्पलेट होगा, ये भी टेम्पलेट होगा, क्योंकि ये जो डॉटर स्टैंड आपकी बनी है, ये जो डॉटर स्टैंड है वो देख करके ही बनी है अपने पेरेंट स्टैंड से। जिसको हम देख कर बनते हैं उसको हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। तो यहाँ पर टेम्पलेट स्टैंड की तरह डीएनए रेप्लिक, बल्कि आप जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन देखोगे तो वहां पर आपको दूसरी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं तो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या होती है। रेप्लिकेशन की डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, आपका रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि रेप्लिकेशन के लिए डायरेक्शन क्या होती है, तो 5 to 3 होते हैं। जैसे प्रोटीन की बात करते हो तो हमेशा एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की ही तरफ जाता है, तो वैसे यहाँ पर 5 प्राइम मतलब जो आपका 5वां कार्बन है, और 3 प्राइम मतलब तीसरा कार्बन। ये जो प्राइम वर्ड है वो प्राइम आपका क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन इंडिकेट करता है आपका ये प्राइम। तो 5 प्राइम बोलो चाहे 5 कार्बन बोलो, बात एक ही है। अब यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज है उसमें आप कितने डीएनए पॉलीमरेज को पढ़ोगे, और यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज में किसको पढ़ोगे, ये हम लोग हल्का से यहाँ पर आज बात करेंगे। फिर डिटेल में हम इसको प्रोकैरियोट के डीएनए पॉलीमरेज और यूकैरियोट के डीएनए पॉलीमरेज की एक अलग क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, आज सिर्फ हम इतना जाने कि ये पॉलीमरेजेस प्रोकैरियोट में होते हैं, ये पॉलीमरेजेस यूकैरियोट में होते हैं, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में भी आपको लिखने को आता है और आप गड़बड़ कर देते हो ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज जब भी प्रोकैरियोट की बात होगी तो डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में यूज होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये जो 5 पॉलीमरेजेस एंजाइम हैं ये सभी प्रोकैरियोट के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। लेकिन ये 5 के 5 जो है वो मेजर रोटेट नहीं करते हैं। ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड है वही आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप रेप्लिकेशन करते हो। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आपका यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की अगर हम बात करें तो उसको हम कॉल्मर एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इसी उन्हीं के नाम पर ये एंजाइम का नाम दे दिया गया है। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो आपका बेस एक्सचिजन रिपेयर सिस्टम में काम करता है। मैंने रिपेयर का एक छोटा सा आपको बताया था कि रिपेयर मतलब कि डीएनए में कोई डैमेज हुआ होगा, अगर उसी डैमेज को ठीक कर लिया जाए विद द हेल्प ऑफ रिपेयर एंजाइम्स। बहुत ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं जो रिपेयर को ठीक कर लेते हैं। जैसे फैन बिगड़ा है तो फैन को मैकेनिक आके ठीक कर दिया, तो वो क्या हो गया, मैकेनिक उसके लिए वो एंजाइम है, तो वो उसको क्या कर रहा है, फैन को ठीक कर ले रहा है। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है सेकेंड वो आपका बेस एक्सचिजन रिपेयर सिस्टम में काम करता है। मतलब किसी पर्टिकुलर एक बेस में अगर डैमेज होगा तो ये वाला एंजाइम काम करेगा। ठीक है, उसको रिमूव करेगा। पॉलीमरेज फोर्थ और फिफ्थ का रोल हम लोग देखेंगे एरेट्रॉन पॉलीमरेज में। ये बहुत ही अच्छा पॉलीमरेज नहीं माना जाता है, ये वाई फैमिली से बिलोंग होने वाला पॉलीमरेज है। क्यों, और यहाँ पर ये एरेट्रॉन कहने का मतलब ये पूरी तरह से अगर कोई डैमेज हुआ है डीएनए में तो उसको पूरी तरह से ये ठीक नहीं कर पाएगा। उस डीएनए पॉलीमरेज को हम क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5। ये डायरेक्ट पूछा भी गया है कि डीएनए पॉलीमरेज सेकंड किस रिपेयर सिस्टम में यूज होता है, और एरेट्रॉन डीएनए पॉलीमरेज का नाम बता दीजिए, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो आपका ये होना चाहिए, क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि मैम ये डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम यूज कर रही है तो 5 टाइप के, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन तो हमेशा हम पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड का पढ़ते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड बेटा यहाँ मेजर रोल ही प्ले कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट और थर्ड ही तो पढ़ोगे।
ठीक है। तो पॉलीमरेज फर्स्ट जो है ये क्यों इतना स्पेसिफिक है, क्योंकि इसके पास 3-3 एक्टिविटी है, किसी के पास 3-3 कैरेक्टर होंगे और वो 3-3 काम बहुत अच्छे से कर लेता है, 3-3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा लेता है, तो वो आपके लिए अच्छा पॉलीमरेज होगा। ठीक है। कोई है जो दो आपका सब्जेक्ट पढ़ा लेता है या दो पॉलीमरेज एक्टिविटी, दो उसके पास प्रॉपर्टी अच्छी है, तो वो आपका पॉलीमरेज थर्ड है, लेकिन इसकी रेट बहुत अच्छी है। ठीक है। गलती मान लीजिए ये भले 3 आपकी एक्टिविटी रखा है, लेकिन ये गलती करने के चांसेस इसके थोड़े हैं, लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज है इन दोनों की भी अगर हम बात करें, पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड की, तो आप बताइए कि ये आपको लग रहा होगा कि इसके पास तो 2 एक्टिविटी है, तो इसके पास तो 3 एक्टिविटी है, तो अच्छा तो काम इसको करना चाहिए, इसको नहीं। लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि नहीं, ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो ज्यादा अच्छा काम करता है। अब ये क्यों? क्योंकि ये भले ही 2 एक्टिविटी, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। अब ये 3 सब्जेक्ट बेचारे को दे दिया गया है लोड, तो वो 2 बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा काम अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप 2 ही पढ़ाइए लेकिन अच्छा पढ़ाइए। यहाँ पर इसके गलती करने के चांसेस, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम क्या करते हैं, आपको एंजाइम है और ये गैप को फिल करेंगे, हटाएंगे, बढ़ाएंगे, ये सब काम करते हैं। तो पॉलीमरेज एंजाइम, इसके चांसेस थोड़े फर्स्ट के थोड़े से ज्यादा होते हैं एज अ कंपैरिजन टू एरर के, इसके कंपैरिजन। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड में भी हम थर्ड को पहले हम रोल देखेंगे, तब जाकर के फर्स्ट का रोल देखेंगे। अब यहाँ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की अगर फर्स्ट की हम बात करेंगे, तो 3 कौन कौन सी एक्टिविटी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, जिसके थ्रू ये गैप को भरता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहलाती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहने का मतलब जो गलती है उसको सुधार ले। ठीक है। अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो क्या करती है, प्राइमर, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइमर एक तरह का क्या होता है, आरएनए होता है, उसको रिमूव करने की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर आप डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को देखिए, तो बताइए आप कौन सी पॉलीमरेज एक्टिविटी इसमें नहीं प्रेजेंट है। चलिए बताइए, अब हमको पहले आप बताइए, फिर हम बताएंगे। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, एनालिटिकल पावर अपनी इंक्रीज करिए सभी लोग, क्योंकि आप लोग बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, तो आपकी एनालिटिकल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है उसके पास कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है पॉलीमरेज फर्स्ट की तरह, तो आप क्या बताएंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आपकी एब्सेंट होती है जब हम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की हम बात करते हैं। ठीक है। तो 2 एक्टिविटी तो यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन ये एक्टिविटी एब्सेंट है। और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये जब पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप लैगिंग और लीडिंग स्टैंड पढ़ेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ लैगिंग स्टैंड के लिए वर्क करता है, ओकाज़की फ्रेगमेंट को भरता है। ठीक है। लेकिन जो पॉलीमरेज थर्ड है वो डाइमेरिक होता है और ये दोनों स्टैंड के लिए काम करेगा, डाइमर है और ये लैगिंग और लीडिंग दोनों स्टैंड के लिए काम करेगा। लैगिंग और लीडिंग कहने का मतलब एक कंटिन्यूअस स्टैंड, मतलब लगातार सिंथेसिस हो रही है, और एक डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, आप लगातार पढ़ा रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअस हो गया, उसको लीडिंग स्टैंड कहेंगे। अगर आप पढ़ा रहे फिर रुक गए, फिर पढ़ा रहे फिर रुक गए, तो आप ब्रेक ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप लैगिंग स्टैंड है, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे भी आपको, डिफरेंस भी लिख पाएंगे। ठीक है। तो अब आते हैं यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की। तो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज में आपको समझ ही नहीं आता, आपको लगता है डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वही यूकैरियोट में यूज होता है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक होती है आप लोग की। तो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज में 2 टाइप के हैं, एक है आपका न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज और एक है आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज। तो न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज और माइटोकॉन्ड्रियल में, इन दोनों में जैसे 2 लोग मेजर रोल प्ले कर रहे थे, वैसे ही इन दोनों में डीएनए पॉलीमरेज और न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज में आपका जो मेजर रोल प्ले करता है वो न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज रोल प्ले करता है रेप्लिकेशन में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज जो कि गामा पॉलीमरेज है, वो आपका एम्प्टी डीएनए, मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियल जो कि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, वो खुद से भी अपना डीएनए बना सकता है। क्लोरोप्लास्ट वो खुद से भी अपना डीएनए बना सकता है, खुद भी उनके पास कैपेबिलिटी है, डीएनए उनके पास रहेगा उनके न्यूक्लियस में, लेकिन उसके अलावा उनके पास सेमी ऑटोनॉमस प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो अपना डीएनए भी बना सकते हैं। उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के कंटेस्ट में एम्प्टी डीएनए कहते हैं, जो कि क्लोज सर्कुलर होता है, बिल्कुल प्रोकैरियोट की तरह सिमिलर होता है। तो ये कौन बनाया है एम्प्टी डीएनए को, आज हमें पता चला कि डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज है, गामा पॉलीमरेज, वो आपका माइटोकॉन्ड्रियल एम्प्टी डीएनए को बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आता भी रहता है, एम्प्टी डीएनए में बहुत क्वेश्चन आए हैं आपकी थ्योरी में भी और क्वेश्चन भी। ठीक है। अगर यही क्लोरोप्लास्ट होता तो वो सीटी डीएनए होता।
न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कौन कौन आते हैं, अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अल्फा का काम है प्राइमर की सिंथेसिस करना, जैसे प्राइमर की सिंथेसिस यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कर रहा है, ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको क्या प्राइमर वाला काम कर रहा है, वैसे अल्फा यहाँ पर काम करेगा। एप्सिलॉन लीडिंग और लैगिंग, ये लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, और डेल्टा आपकी लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर रहा है। यहाँ आप देख रहे हो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस दोनों ही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कर ले रहा है। तो हम डिफरेंस भी बताएंगे कि कैसे डिफरेंस आप क्रिएट करोगे इन दोनों में। तो आज सिर्फ आपकी क्लासेस क्या समझ आई आपको कि कौन कौन से आप यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करोगे, कौन कौन से आप प्रोकैरियोट में यूज करोगे, यही दोनों है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज शुरू होगी उसमें आपको ये पता चलेगा कि ये सारे एंजाइम्स के रोल क्या है, उसको हम डिटेल में बताएंगे। और फिर उसके बाद जब आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, इसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन के भी पॉलीमरेज के एंजाइम की बात करेंगे, तो वहां आपको पता चलेगा कि आरएनए पॉलीमरेज, सिंगल जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोकैरियोट के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो वहां 5 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होंगे। आप लोग एनसीईआरटी में 3 ही पढ़े हो, लेकिन हम आपको 5 पढ़ाएंगे आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि सीएसआईआर के क्वेश्चंस पे पांचों का भी जिक्र किया जाता है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।